हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों की डेट शीट आ चुकी है। आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो 17 फेब से स्टार्ट है, जबकि जो प्री बोर्ड के एग्जाम है आपके वो दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे में आपको अब जरूरत है जितने भी चैप्टर आप कर चुके हो मैथ में उनकी प्रैक्टिस करने की। कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में और प्री बोर्ड में, इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जितने भी चैप्टर आपने कर लिए हैं। तो उसी की तरफ देखते हुए हम एक नई सीरीज लाने जा रहे हैं जिसमें कि आपके प्री बोर्ड बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है और उनको कैसे हम अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे सबसे कम टाइम में और सबसे करेक्ट वे में। तो इसी के लिए हमने आपके लिए पहला लेक्चर लाया है जिसमें हम पहला बेसिक पेपर सोल्व, इसमें हम दोनों पेपर सोल्व करेंगे, बेसिक भी और स्टैंडर्ड भी। सबसे पहला जो हम वीडियो लेने जा रहे हैं वो आपका बेसिक मैथ्स का है, बेसिक पेपर। उसका जो कोड होगा वो होगा 430/1/1। ये कब आया है? आपका 2025 का पेपर है बेसिक मैथ्स का। इसमें हम जो पहला सेक्शन देखने वाले हैं वो है सेक्शन ए। ठीक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम वो सारे इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और उनको हिंदी में हम बोल के बता देंगे। सॉल्यूशन दोनों का कॉमन ही होगा, ऑप्शन दोनों के कॉमन होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ 1 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। हमको क्या गिवन है? एचसीएफ 1 गिवन है। ठीक है, और वो जो पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांक दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ 1 हो, उनका एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि ए इंटू बी। अब मैं ऐसे, ये तो चलो ए और बी की बात है। अगर नंबर्स उसने दिए होते, फॉर एग्जांपल कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि लगातार संख्याएं भी ऐसी ही होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 3 ले लूं, 5 और 6 ले लूं, 7 और 8 ले लूं, इनका एचसीएफ हमेशा, लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम 56, इसका एलसीएम 30 और इसका एलसीएम 6। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब कभी भी अगर आपको ऐसे नंबर दिए जाते हैं जिनका एचसीएफ 1 है तो एलसीएम आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। बस उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, पहले का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे पे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है, एक नंबर दिया गया है और पूछा है कि ये कैसा है, रेशनल है, इरेशनल है। ठीक है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। अगर किसी भी नंबर में हमारा स्क्वायर रूट वाला नंबर दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर रूट वाला नंबर दिया गया है, तो स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। एक द्विघात समीकरण दी गई है, उसका हमको क्या निकालना है? विविध कर। हिंदी में विविध कर, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप बोलोगे सर बी ए सी ये कहाँ दिए गए हैं? तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। जब वो वेरिएबल दिया हो लेकिन उसके साथ कोई भी नंबर ना दिया हो तो हम ए की वैल्यू कितनी लेंगे? 1। बी, यहाँ एक्स के साथ बी है, यहाँ एक्स के साथ -3 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। यहाँ सी अकेला है, यहाँ अकेला कौन है? -2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब यही वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है। बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -2। बस इसको सोल्व करना है। अब माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर माइनस के किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन वो किसका आएगा? प्लस का। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। अब प्लस 4 2 जा 8 17। तो हमारा आंसर कितना है? 17। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड का ऑप्शन करेक्ट है, बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक समीकरण दी गई है, ये समीकरण है और बोला क्या गया है
कि इसको द्विघात समीकरण इससे कंपेयर करना है, एक द्विघात समीकरण दी गई है, कंपेयर करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू सेम इसकी तरह है, ठीक। लेकिन सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब एलसीएम लेते हैं हम कभी भी, ठीक है। तो जिसके नीचे x है उसको ऐसे छोड़ देंगे, यहां भी इसकी मल्टीप्लाई और यहां भी इसकी मल्टीप्लाई। तो करते हैं, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ देंगे प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 3x, ठीक। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको यहां लेके आएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इसी फॉर्म में आ गया, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी बराबर माइनस का 3, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी प्लस सी। तो a यानी कि 1 माइनस बी, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस c यानी कि 1। तो 1 और 3 4 और 1 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5, हमको एक पॉइंट दिया गया है 3, -5 और पूछा क्या है, एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो भुज, हिंदी में बात करें तो भुज माइनस कोटि, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सिसा, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट, इनका माइनस पूछा गया है। तो देखते हैं भुज या ऑर्डिनेट क्या होता है, 3, जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट दिया है वो भुज कहते हैं और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। जबकि वाई वाले कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, हिंदी में कोटि और इंग्लिश में ऑर्डिनेट। माइनस करना है -5 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझाने की वजह से यहाँ लिखने की जरूरत पड़ रही है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे बिना सोल्व करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। किसी रेखा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंग्लिश में, हिंदी में हम बताते हैं। किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कोई लाइन है, ठीक, इसका मिड पॉइंट है, इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। जब मिड पॉइंट है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो जो भी रेशो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। हम अपने ऑप्शन देखते हैं, किस ऑप्शन में हमारे रेशो के तरफ बराबर नंबर है। तो 1 और 1 एक ही ऑप्शन है ऐसा, सी। अदरवाइज सारे ऑप्शन में रेशो के एक तरफ, इन दो पॉइंट्स के एक तरफ अलग नंबर है, दूसरी तरफ अलग। जब मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु उसी को कहते हैं जो किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, ठीक है। बराबर हिस्सों में बांटेगा तो उसके यहाँ की तरफ भी बराबर नंबर होगा और यहाँ की तरफ भी बराबर नंबर होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो कितना है, ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है। यानी कि कौन सा इनमें समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी का होने का क्राइटेरिया नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए। तो हमने देखा था अगर कोई भी ट्राइंगल कैसा है, उसमें सारे के सारे इक्वी एंगुलर हैं। अच्छा, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया ये होता है कि उसके जो एंगल हो वो इक्वल हो, सारे एंगल कैसे हों, इक्वल हों, और क्या उसकी जो साइड्स हों वो कैसे हों, प्रोपोर्शनल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हों वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपातिक, रेशो बराबर होना चाहिए। तो SAS ये भी होता है, ठीक है। ट्रिपल ए यानी कि सारे एंगल इक्वल है, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। ऑप्शन बी SSS ये भी एक क्राइटेरिया है, और RHS भी एक क्राइटेरिया है। तो क्या इसमें गलत आंसर है, नहीं। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन कैसा है, ये इनकरेक्ट। आप इसका कोई भी आंसर लगा के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, इक्वल नंबर मिलेंगे और पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या कह रहा है, ये हमें दो फिगर दिए गए हैं, इसमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि एंगल P ज्ञात करना है, ठीक है। अब या पहले इसमें देख लेते हैं एंगल C कितना होगा। ट्राइंगल का सम कितना होता है, सारे एंगल्स का 180, 80 ये हो गया, बचा 100, 100 में 60 ये हो गया, बचा 40, तो 40 ये होगा। अब हमें इसके तो सारे एंगल पता है, इसके पता करने बाकी हैं। अब ये देखो आप,
3.8 का 2 टाइम्स ये लिख रहा, 3√3 का 2 टाइम्स ये लिख रहा, 6 का 2 टाइम्स ये लिख रहा, यानी कि ये 1 है और ये इसका 2 टाइम्स है, यानी कि सारी की सारी साइड्स कैसी हैं, इसकी इक्वल है, मतलब रेश प्रोपोर्शनल है, सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब एक नंबर में मल्टीप्लाई करके दूसरे को बनाया गया है। तो इसके जो साइड्स हैं उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी और सारे के सारे यही नंबर आ गए, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर में क्या खास बात होती है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हमको बस देखना है यहाँ कौन सा एंगल पी के बराबर आ रहा है। अब ये वाली साइड 6√3 है, लेकिन इसकी ये वाली साइड है, तो इस वाली साइड को उधर पहुंचा दूं, ये 7 वाली साइड को, यानी कि क्यू पॉइंट को यहां पे लिख दूं, जस्ट इसको मैं यहां पे लिख दूं, कितना, इसको क्यू कर दूं और इसको पी कर दूं, तो अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड से, अब ये वाला एंगल पी वाला एंगल ये रहा यहां पर, तो पी वाला एंगल कितना बन गया इसका 40, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 40 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बस फ्लिप करके देखना था कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हमको एक फिगर दिया गया है ये, और इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एपी। एपी कहाँ है हमारी, ये रही। हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसमें हमने रेशो देखे थे हाइट एंड डिस्टेंस वाले में, क्या, अगर ये हमने ट्राइंगल बनाया है, ये 30 है, ठीक है, तो tan 30 के रेशो क्या होते हैं, ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2। ठीक है, ये सारी चीजें देखी हैं हमने। अब हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे जो एंगल है ये बनता है। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि ये जो एपी है ये टेंजेंट दी गई है, क्या दी गई है, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा से किसी भी सेंटर से मिलाते हैं तो वो टेंजेंट पे यानी कि स्पर्श रेखा पे कितने का एंगल बनाती है, 90 का। तो यहाँ पे ए लिखेंगे और ये एंगल 90 का है। पी यहाँ पे है, इस पे 30 का है। ठीक है, अब रेशो की अगर बात करें तो रेशो इसका 1, इसका √3 और इसका 2। ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट ओ है, तो हमको किसकी लेंथ दी गई है, ओपी की। ओपी यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और हमसे एपी की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, एपी की। तो जिस भी नंबर की पूछी है 5 की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो √3 की पूछी है, तो √3, एपी √3 है ना, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, हमारा है ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, 8th वाले में, 8th वाले में था हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, हमको ये बताना है कि कौन सा इक्वल है, गलत बताना है कि कौन सा इक्वल नहीं है। tan 45 और tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, इक्वल है। ठीक है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे, sin 90 की वैल्यू भी 1 होती है और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। sin 30 cos 30 दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। sin 30 की बात करें तो ये होती है 1/2, जबकि cos 30 की बात करें तो ये वैल्यू होती है √3/2। तो इसमें बोला है कि ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 का ऑप्शन सी। ठीक है, ये गलत ऑप्शन दिया है इसमें। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछी गई है कितना होता है, तो ये जो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। अब 1/cos थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा होता है 1/cos थीटा = sec थीटा। ठीक है, अब अगर इसमें पुट करें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये निकल के आएगा क्योंकि 1/cos क्या होता है, sec। अब यहां से अगर tan को उधर लेके जाएं तो 1 बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जबकि हमको क्या दिया है, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा है तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर इसमें हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा आएगा -1 के बराबर आएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो कितना है, ऑप्शन डी। तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या
कहा गया है, उसमें एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर है ऊपर, तो ऑब्जर्वर कभी भी अगर नीचे देखेगा तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। जबकि अगर ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बनेगा। तो अब ऊपर से दो कोण यहाँ पे दिखाए गए हैं आपके डायग्राम में, एक तो z और एक y, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, z या y। तो ऊपर से हम देखेंगे लाइन, क्षैतिज रेखा यानी कि लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक। और जबकि y जो हमको दिया है, y इससे दिया है ना कि लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल से दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा z। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अगर यहां से हमसे पूछता कि उन्नयन कोण बताओ, तो उन्नयन कोण हमारा होता, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना होता, x। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे अवनमन कोण पूछा गया है, तो अवनमन कोण z होगा ना कि y, क्योंकि लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। अगर उन्नयन कोण की बात करें तो उसके लिए लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ये है और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दोबारा एक डायग्राम दिया गया है, पूरा सर्कल दिया गया है, हमने केवल इतना लिखा है जितना हमको सोल्व करना है। तो उसमें पूछा गया है छायांकित भाग का परिमाप, ठीक है, यानी कि पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, इतना शेडेड रीजन है। अच्छा, पैरामीटर किसी भी फिगर का पैरामीटर होता है उसकी टोटल लेंथ, ठीक है। तो अब करते हैं, टोटल लेंथ निकालते हैं। इसकी एक लेंथ ये हो गई r, दूसरी ये हो गई r और तीसरी ये हो गई l। तो पैरामीटर क्या होगा, r प्लस l। तो हमारा जो आंसर होगा 2r प्लस l, ठीक है। तो पैरामीटर कितना आ गया, 2r प्लस l। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, एक वृत्त दिया गया है, उसका चतुर्थांश के क्षेत्रफल का अनुपात उसी वृत्त के क्षेत्रफल से कितना होगा। हमको पूरा का पूरा ये वृत्त दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, उसने पूछा चतुर्थांश, यानी कि हमने इसके 4 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4, चारों पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो फॉर सपोज इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो पूरे के पूरे सर्कल यानी कि बड़ा सी, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4, और छोटा सी मान लेते हैं, इसका जो एरिया होगा वो होगा 1। ये शेडेड रीजन, इसको एस बोल लेते हैं। तो इनका रेशो पूछा है किसका, छोटे वाले पार्ट का बड़े वाले पार्ट से रेशो। तो छोटे वाले पार्ट का 1 है रेशो, बड़े वाले पार्ट का 4 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ठोस का पार्श्विक या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान होंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए हमने लिख भी दिया है, घन जिसको क्यूब कहते हैं उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², जबकि टोटल सरफेस एरिया होता है उसका 6a², ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब यानी कि घन की भुजा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, वो ये कह रहा है कि किस केस में दोनों बराबर होंगे। घनाभ ले तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2l प्लस बी इंटू एच, जबकि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर, इसका कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², जबकि टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3πr²। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। और गोला यानी कि स्फीयर, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लो या कर्व सरफेस एरिया ले लो, दोनों इक्वल होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें, सही ऑप्शन है वो कितना है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यक वर्ग का वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने के लिए हमेशा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और उसको 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब हमारा सवाल ये है, हम इसमें कौन सी अपर लिमिट लें, कौन सी लोअर लिमिट लें, क्योंकि इसमें 10 से 25, 25 से 40 बहुत सारी अपर लिमिट और बहुत सारी लोअर लिमिट दी गई हैं। तो हमारे लिए हम कौन सी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेंगे और किसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें माध्यक, तो इसमें सबसे पहले टोटल बारंबारता यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है हमारी 30। माध्यक वर्ग के लिए बोला गया है तो 30 को डिवाइड, ये हम n बोलते हैं जिसको,
n/2 की वैल्यू कितनी आई, n/2 की वैल्यू आई 15। अगर हम 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे आई 15। तो 15 जिस भी क्लास इंटरवल में हमारा 15 नंबर आता होगा, उसी क्लास इंटरवल को, उसी वर्ग को हम 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस करके। तो देखते हैं। अच्छा, इसमें जितने भी बारंबारता हैं उसको हम नेक्स्ट में प्लस करके देखते हैं, क्योंकि इसमें जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? हर बारंबारता में उसकी पिछली वाली बारंबारता को ऐड करके, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी में उसकी पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। तो सबसे पहली 2 है, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। आगे 3 है, 3 में 2 ऐड हो गया तो कितना आएगा? 5। ठीक है, फिर 7 है, 7 में 5 ऐड हो गया तो आएगा 12। अभी तक हम 15 के पास नहीं पहुंचे। ठीक, अब 12 में अगर 6 को ऐड कर दें तो आएगा 18। यानी कि इसी में हमारी क्या पड़ेगी, जो भी 6 वाली है, 6 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अपर लिमिट है कितनी? 55, और लोअर लिमिट ये है, और अपर लिमिट कितनी है उसकी? 70। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 62.5। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब 17 देखते हैं। 17 में भी सेम आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है टेस्ट मैचों में कुछ बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दी गई है, तो इसमें बहुलक की लोअर लिमिट बतानी है, यानी कि निचली वर्ग सीमा। लोअर लिमिट बतानी है किसकी? बहुलक। अब बहुलक क्या होता है? जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, बल्लेबाजों की संख्या में। ठीक, सबसे बड़ा नंबर 10 है। ठीक, अब 10 की जो वो दी गई है लिमिट्स, वो कितनी है? 4000 और 5000। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। हमको कौन सी बतानी है? लोअर लिमिट। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है? 4000। कौन सा आंसर सही है हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। एक पासा फेंकने के एक यादृच्छिक प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सी घटना निश्चित घटना है? इंग्लिश में बोले तो श्योर इवेंट। ठीक है, इसमें पूछा कि कौन सी घटना एक श्योर इवेंट है। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं कि 1 से 6 के बीच होना चाहिए। अच्छा, जब भी बोला जाता है इसके बीच में होना चाहिए, 1 और 6 के बीच में, तो वो नंबर, ये नंबर उसमें ऐड नहीं होंगे। एक पासा फेंका गया तो यहाँ पे पासे में टोटल 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब वो कह रहा है कि जो इवेंट आएंगे, जो नंबर्स आएंगे, वो 2, 3, 4 और 5 ही आएंगे। ठीक है, ये श्योर इवेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। श्योर इवेंट वही इवेंट होता है, निश्चित इवेंट वही इवेंट होते हैं जिनके आने की पूरी 100% संभावना होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें ये 2 आने की संभावना थी, उसने खत्म कर दिया। दूसरा, 7 से कम एक विषम संख्या। अगर हम सारी की सारी विषम ही लेंगे तो उसमें तो 2, 4, 6 ये भी हैं, तो ये भी हमारा निश्चित संख्या नहीं हो सकती, निश्चित इवेंट नहीं हो सकता। 7 से कम एक सम संख्या। अब इसने बोल दिया सम संख्या होगी। ठीक है, 7 से कम, तो ओड नंबर कहाँ गए? उनकी संभावना खत्म कर दी, तो ये भी एक निश्चित इवेंट नहीं हो सकता। निश्चित इवेंट वो होता है कि ये नंबर तो आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन कहता है 7 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 1 से लेके 6 तक सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और सारी की सारी छोटी संख्याएं हैं। तो ऐसी ही कोई संख्या आएगी, आप पासों को कितनी भी बार फेंक लो, 1 से 6 तक की कोई संख्या आएगी। और डी ऑप्शन में वही बोला गया है कि ऐसी संख्या आएगी जो 7 से कम हो और एक प्राकृतिक संख्या हो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19 पे देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है? पहला दिया गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए और बी का एचसीएफ ए और बी के एलसीएम का गुणनखंड होता है। ठीक है, उसने बोला जो एचसीएफ होता है ना, वो फैक्टर यानी कि गुणनखंड होता है किसका? एलसीएम का। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है जो आपको कथन दिया गया है। अब ये कह रहा है जो एचसीएफ होता है, वो जो दो नंबर्स का एचसीएफ निकाला गया है, वो उन दोनों को डिवाइड करता है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, कैसे करेक्ट है? आपका एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखनी जरूरी है। ये स्टेटमेंट तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि एचसीएफ जो होता है फैक्टर होता है। कैसे याद रखोगे? एचसीएफ में एफ आता है, एफ का मतलब फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर। जबकि एलसीएम, एलसीएम में क्या आ रहा है? एम। ये होगा क्या? मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल। किसका? एचसीएफ का। ठीक है, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। जबकि एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल होता है। किसका? गुणक, गुणांक, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एचसीएफ का।
ठीक है। अगर अगली बार आपका स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि ये एलसीएम जो है वो मल्टीपल है, कैसे पता लगाओगे? इससे पता लगाओगे, ठीक है। और एचसीएफ जो भी निकलेगा वो डिवाइड करता ही करता है दोनों संख्याओं को, जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करे उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि दोनों सही है। अच्छा, ऑप्शन ए ये वाला असर्शन वाला नहीं, असर्शन और आर वाला नहीं जो आप लिख के आते हो, ठीक है। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन कि अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सही है, तर्क आर और अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ये वाला ए ऑप्शन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हमको दिया गया है 4x प्लस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें बोला गया है कि p की वैल्यू 4 के लिए ये क्या होगा? संगत होगा। संगत बोले तो ये इसके कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट वही लीनियर पेयर क्वेश्चन होती हैं जिनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर p की वैल्यू हम 4 रखें, ठीक है, संगत के लिए इसने रीजनिंग में ये दिया गया है कि संगत वही होती हैं जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 होंगी। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के लिए कौन सी कंडीशन होती है कि ये कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि संपाती होंगी। और संपाती के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो भी वो कैसी मानी जाती है? संगत। और यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो यानी कि रीजन तो सही है। अब ये देख लेते हैं क्या इनके सारे रेशियो बराबर हैं, तो ये संगत है, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं, यहाँ ए की जगह यहाँ क्या है? 4, और यहाँ पे ए की जगह क्या है? 2 बराबर। यहाँ ए की जगह, पी की जगह इसने 4 खुद दिया है, पी की जगह 4, और अगली यहाँ पे वाई की जगह क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 8, और यहाँ पे क्या है? 2। अब ये तो कट के कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 4। तो क्या ये बराबर है सारे? नहीं, बराबर नहीं है। यानी कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत है, यानी कथन जो है वो गलत है, लेकिन उसका जो कारण दिया गया है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? अब ऑप्शन डी देखो, ये कह रहा है अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। उम्मीद है असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कभी भी आप लगाओगे तो इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के बारे में अलग अलग सोचना पड़ेगा आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब जाके आप उसको टिक करके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है।